दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही हवा के तेज झोंके के संग बर्बेरी परफ्यूम की परिचित खुशबू के भभके ने मुझे नींद से जगा दिया। तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार भी हो गई और मुझे जगाया तक नहीं। मैंने मिची आंखों से अधलेटे ही अमित से कहा, तुम्हें बंद आंखों में भी भनक कैसे लग गई कि मैं तैयार हो गया हूँ? अमित ने चाय का कप मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, भनक कैसे ना लगती, यह खुशबू मेरे दिलो दिमाग पर छाप मेरे वजूद का हिस्सा बन गई है। मैंने मन ही मन कहा, थैंक्स डियर। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है, रोज़ तुम मुझे बेड टी देती हो, एक दिन तो मैं भी अपनी परी की खिदमत में मॉर्निंग टी पेश कर ही सकता हूँ। उसके इस अंदाज से मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बुद्धू चाय के लिए नहीं कह रही, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जो कुछ आज तक तुमने मेरे लिए किया है। कहते हुए सजल आंखों से मैं अमित के गले लग गई। चाय पीकर वो मुझे गुड बाय किसकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद भी मैं उसकी खुशबू को महसूस कर पा रही थी। मैंने एक मीठी सी अंगड़ाई ली और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। कल रात देर तक काम करते हुए मुझे अपने स्टडी रूम में ही नींद लग गई। अगले हफ्ते राजस्थान एम्पोरियम में मेरी पेंटिंग और मेरे द्वारा बने हैंडीक्राफ्ट्स की एग्जीबिशन थी। साथ में मैं अपनी पहली किताब भी लॉन्च करने जा रही थी। कल रात देर तक काम करते हुए मुझे अपनी स्टडी रूम में ही नींद लग गई। अमित ने मेरे स्टडी रूम के तौर पर गार्डन फेसिंग रूम को चुना था। उसे पता है मुझे खिड़कियों से कितना लगाव है। ये खिड़कियाँ ही है जिनके द्वारा मैं अपनी दुनिया में सिमटे हुए भी बाहर की दुनिया से और मेरा प्रिय सखी प्रकृति से जुड़ी रहती हूँ। बादलों के झुरमुट से, डेट पॉम की झूलती टहनियों से, अरावली की हरी भरी पहाड़ियों से मेरा एक अनजाना सा रिश्ता हो गया है। अपरिमित, यही तो नाम रखा है मैंने अपनी पहली किताब का। अतीत की वो पगली सी स्मृतियाँ आज अरसे बाद मेरे जहन में सजीव होने लगी। हम 3 भाई बहन हैं, अन्वेषा दीदी, अनुराग भैया और फिर सबसे छोटी मैं यानी परी। दीदी और भैया शाम को स्कूल से लौटने के बाद अपना बैग पटक आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल जाते। वहीं मुझे अपने रूम की खिड़कियों से उन सबको खेलते हुए निहारने में ही खुशी मिलती। मैं हम तीनों का ख्याल रखने के लिए रखी गई लक्ष्मी दीदी के आगे पीछे घूमती रहती। कभी वो मेरे साथ लूडो, स्नेक्स एंड लेडर्स खेलती तो कभी हम दोनों मिलकर मेरी बोर्बी को सजाते। अन्वेषा दीदी बहुत ही चुलबुली स्वभाव की थी और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था, जिसे हम किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। स्कूल, घर और आस पड़ोस में सबकी चहेती थी। अनुराग भैया और मैं ट्विंस थे। वे खेलकूद, पढ़ाई सब में अव्वल रहते। उन्होंने कभी नंबर 2 रहना नहीं सीखा था। उन्होंने जन्म के समय भी मुझसे 20 मिनट पहले इस दुनिया में कदम रख मेरे बड़े भाई होने का खिताब हासिल कर लिया था। मैं उन दोनों के बीच मिसमैच सी लगती। मैं उन्हें देखकर अक्सर सोचती, मैं ऐसी क्यों नहीं हो सकती। मम्मी डैडी मुझे भी उन दोनों के जैसा बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते। आज मेरी छोटी गुड़िया ही अंकल को वो नई वाली पोएम सुनाएगी। डैडी आने वाले मेहमानों के सामने प्रस्तुति के लिए मुझे ही आगे करते, पर मेरा सॉफ्टवेयर विंडो था जिससे मेरी प्रोग्रामिंग बहुत स्लो थी, जबकि मेरे दोनों भाई बहन विंडो 10 थे, बहुत ही फास्ट आउटपुट। और मैं कुछ सोच पाती उससे पहले पोएम हाजिर होती और मैं मुंह नीचा किए अपने नाखून कुदेरती रह जाती। एक दिन मेरे मम्मा को टीचर से फ़ोन पर बात करते सुना, मैम इस बार इंडिपेंडेंस डे की स्पीच अनामिका से बुलवाइए, मैं चाहती हूँ उसका स्टेज फियर ख़त्म हो। टीचर के डर से मैंने स्पीच तो तैयार कर ली, पर स्पीच देने से एक रात पहले मैं अपने दोनों बगल में प्याज का टुकड़ा दबाए सो गई। मैंने कहीं पर पढ़ रखा था कि प्याज को बगल में डालने से फीवर हो जाता है, जिसके दूसरे दिन मैं स्कूल ना जा पाऊँ।
पर मेरी युक्ति असफल रही और दूसरे दिन ना चाहते हुए भी मुझे स्कूल जाना पड़ा। जिस समय मैंने स्पीच बोल रही थी, वातावरण में सर्दियों की गुलाबी धूप खिल रही थी। स्टेज पर चढ़ते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे, सर्दी की वजह से नहीं, भय और घबराहट के मारे। शाम को टीचर का फ़ोन आया था, कह रही थी आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। सुनकर मम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। प्याज के असर से तो नहीं, पर स्टेज फियर से मुझे तेज फीवर जरूर हो गया था। मम्मा लेक्चरर थी, दोपहर को घर आकर थोड़ी देर आराम कर दूसरे दिन के लेक्चर की तैयारी में लग जाती। रात में अक्सर मैंने डैडी को मम्मा से कहते सुना था, अनामिका दिन बे दिन डम्बो होती जा रही है, जब देखो गुमसुम सी घर में घुसी रहती है। उन दोनों को देख, घर स्कूल दोनों में नंबर 1। मैं उन लोगों से कहना चाहती थी, मैं गुमसुम नहीं रहती हूँ, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, बस मेरी दुनिया आप लोगों से थोड़ी अलग है। धीरे धीरे मुझ पर डम्बो का हैशटैग लगने लगा था। जाने अनजाने मेरी तुलना दीदी और भैया से हो जाती थी, पर डैडी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजने का फैसला कर लिया। माउंट आबू के सोफिया बोर्डिंग स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। वहाँ मैं सबसे ज़्यादा लक्ष्मी दीदी को मिस करती थी, पर अब मैंने छिपकर रोना भी सीख लिया था। अब वह लाल छत वाला हॉस्टल ही मेरा नया आशियाना बन गया था। मुझे एक बात की तसल्ली थी, अब मैं गाहे बगाए दीदी भैया से मेरी तुलना से तो बची। वहाँ रहते हुए मुझे 5 साल हो गए थे। मुझ में अंतर सिर्फ इतना आया कि अब मेरा हैशटैग डम्बो से बदलकर घमंडी और नक्सड़ी हो गया। जहाँ पहले मेरी उंगलियाँ एकांत में किसी टेबल, किताब या अन्य किसी सतह पर टैप करती रहती थी, वो उंगलियाँ घंटों पियानो पर चलने लगी। आराधना सिस्टर ने मुझे पियानो बजाना सिखाया था। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। जब कभी मैं अकेले में बैठ अपने विचारों में डूबी रहती, तो वे एक किताब मेरे आगे कर देती। उन्होंने ही मुझे विश्वास जगाया था, तुम जैसी हो अपने आप को स्वीकार करो। मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना था, पर उस कुछ की कैसे शुरुआत करूं और कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊं, यह पहेली सुलझ ही नहीं पा रही थी। मेरे अंतर्मुखी स्वभाव के चलते मैं अपने द्वारा बने कोकुन से बाहर आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। यही नहीं, औरों के सामने स्वयं को अभिव्यक्त करना और अपनी बात रखना मेरे लिए लोहे के चने चबाने के बराबर था। इसी कसमकस में स्कूल पूरी कर कॉलेज में आ गई। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाना था। मैं माउंट आबू छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सिस्टर की प्रेरणा से ही मैंने कोरस्पोंडेंस से ग्रेजुएशन कर लिया और स्कूल में ही लाइब्रेरियन की जॉब करने लगी थी। इसी दरमियान मेरी मुलाकात अमित से हो गई। हमारे स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वह सिविल इंजीनियर था। इसी सिलसिले में अक्सर उसका हॉस्टल आना होता था। उसने आज तक कसकर बंद किए मेरे दिल के झरोखे को खोलकर उसके एक कोने में अपने लिए कब जगह बना ली। मुझे तो पता नहीं चला। क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी शॉप चलेंगी? वीकेंड पर वह अक्सर मुझसे पूछता। उसकी आंखों ने मासूम सा अन्वय होता जिसे मैं ठुकरा नहीं पाती। हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी अकेले ही होते, क्योंकि उस समय मैं खुद में ही सिमटी होती, बिल्कुल खामोश। कभी टेबल पर उंगली से आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचते हुए, कभी मेनू कार्ड में पढ़ने की असफल कोशिश करते हुए। तुम अमित से शादी कर लो, अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा, एक शाम सिस्टर ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सारी रात मैं सो नहीं पाई। बाहर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी और एक तूफान सारी रात मेरे मन के भीतर ही घुमड़ता रहा। मैंने सुबह होते ही अमित को व्हाट्सएप कर दिया। मैं धीमी मंत्र गति से चलती सिमटी हुई सी नदी के समान, और तुम अलमस्त बहतो वो दरिया जिसका अनंतर विस्तार है। हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे। तुम अमित से शादी तो नियति की दरिया में मिल जाना है, और दरिया का धर्म है नदी को अपने में समा लेना। बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तुरंत अमित का मैसेज आया। जैसे वो मेरे मैसेज का ही इंतज़ार कर रहा था। मम्मा पापा को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। सादगी पूर्ण तरीके से हमारी शादी हो गई। मैंने महीने में गर्मी और क्रिकेट फीवर अपने स्वभाव पर थे। अमित सोफे पर औंधे लेटे हुए चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की मैच का मजा ले रहे थे। इतने में मोबाइल बजने लगा। रंग में भंग पड़ जाने के लिए अमित ने कुछ झुंझलाते हुए कुशन के नीचे दबा फ़ोन निकाला, पर मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और
वह बात करने दूसरे रूम में चला गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना ज़रूरी फ़ोन किसका है। धोनी की बैटिंग छोड़कर दूसरे रूम में बात करने चला गया। वो अकेले। किसका फ़ोन था? उसके आते ही मैंने पूछा। ऐसे बिन जरूरी फ़ोन था, संक्षिप्त सा उत्तर दे। वो फिर से टीवी में मगन हो गया। मैंने रिसेंट कॉल लिस्ट देखी, उस पर मनन नाम लिखा हुआ था। स्क्रीन पर कई सारे अनसीन व्हाट्सएप मैसेज भी थे। मैंने व्हाट्सएप अकाउंट खोला तो सब मैसेज पार्टी परिंदे ग्रुप के थे। मुझे बड़ा रोचक नाम लगा। अमित, ये पार्टी परिंदे क्या है? कुछ नहीं, हमारा फ्रेंड ग्रुप है जो वीकेंड पर क्लब में मिलते हैं। मनन का फ़ोन क्यों आया था? मैं लास्ट संडे नहीं गया था तो पूछ रहा था कि शाम को आऊँगा कि नहीं। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने मना कर दिया। अब प्लीज़ मुझे मैच देखने दो। तुमने मना क्यों किया? तुम मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाना चाहते? वहाँ सब लोग तेज़ म्यूजिक पर डांस फ्लोर पर होते हैं। मुझे लगा तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा। इतनी देर में पहली बार अमित ने टीवी पर से नज़र हटाकर मुझ पर टिकाई थी। मैं भावुक हो गई और मन ही मन सोचने लगी, तो आज तक यही सुनती आई हूँ कि शादी के बाद लड़की को पसंद नापसंद, शौक, अरमान ताक पर रखने पड़ते हैं, पर यहाँ तो फिजाओं का रुख बदला हुआ सा था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जब इतना कीमती तोहफा हो तो जान भी हाजिर है। एनीथिंग फॉर यू जाना। कहते हुए उसने मेरी आंखों में ढुलकते आंसुओं को अपनी हथेली पर भर लिया। शाम 6 बजे तैयार होकर मैं अमित के सामने खड़ी हो गई। ब्लैक इवनिंग गाउन में ग्लैमरस लुक में वो मुझे ऐपलक देखता ही रह गया। मैं पूछ सकता हूँ बेमौसम कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? कहते हुए वह मुझे अपनी बाहों में भरने लगा तो मैंने हंसते हुए उससे पीछे धकेल दिया। रात को करूँ शर्मिंदा, मैं हूँ पार्टी परिंदा, मैंने अदा से डांस करते हुए कहा। मेरे इस नए अंदाज से वो बहुत खुश लगा। राजपुताना क्लब हाउस में बनाव श्रृंगार से तो मैं अमित के दोस्तों से मैच कर रही थी, जिसमें कई लड़कियां भी थी, पर मन को कैसे बदलती, वहाँ सब लोग लाउड म्यूजिक के साथ डांसिंग फ्लोर पर थिरक रहे थे। कुछ देर तो मैं भी उन जैसा बनने की कोशिश करती रही। फिर थोड़ी देर बाद खिड़की के पास लगी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और अपने सीलिंग की चैन को अपनी उंगलियों पर घुमाने लगी। उस दिन के बाद मुझे दोबारा उस क्लब में जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। न कभी अमित ने मुझे चलने के लिए कहा। शादी के कुछ दिनों बाद ही अमित की बर्थडे थी। मैं बहुत दिनों से उसकी एक पेंटिंग बनाने में लगी हुई थी। मैंने वे पेंटिंग और एक छोटी सी कविता बना उसके सिराने रख दी। सुबह उठकर मैं किचन में अमित की पसंद का ब्रेकफास्ट बनाने में जुटी हुई थी। यह पेंटिंग तुमने बनाई है? अमित ने पीछे से आकर मुझे बाहों में भरते हुए पूछा। हाँ, कोई शक नहीं, तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं, पर स्वीटी मुझे लगता है तुम्हारे हाथों ये चक्कू नहीं बल्कि पेन और ब्रश पकड़ने के लिए बने हैं। उसने मेरे हाथ से चाकू लेते हुए कहा। मम्मा का फ़ोन आया था, वो 2-3 दिन के लिए मुझे अपने पास बुला रही है। एक दिन उस ऑफिस से आते ही मैंने कहा, मेरी जान के चले जाने से मेरी तो जान ही निकल जाएगी। ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। टीवी, लैपटॉप और वेब सीरीज़ इतनी सौतन है मेरी तुम्हारा दिल लगाने के लिए। मैंने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। ओके, पर प्रॉमिस मी, अपने बर्थडे के दिन ज़रूर आ जाऊंगी। उसके बर्थडे के अगले हफ्ते ही मेरे बर्थडे थी। शादी के बाद अमित से बिछड़ने का यह पहला मौका था। किसी ने सही कहा, इंसान की कीमत उससे दूर रहकर ही होती है। 3 दिन मम्मा के पास बिना मेरे बर्थडे वाली शाम को वापस आ गई। मेरे घर पहुंचने से पहले ही अमित मुझे रिसीव करने के लिए बड़ा सा गुलाब का गुलदस्ता लिए लॉन में खड़ा था। मुझे देखते ही मुझे बाहों में भर लिया और फिर गोदी में उठा मुझे रूम तक ले गए। वहाँ नज़ारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहाँ होम थिएटर की जगह स्टडी टेबल ने और अमित ने मिनी बार की जगह बुक सेल्फ ने ले ली थी। मैं इन सब बदलाव को छूकर देखने लगी कि मैंने अपना सपना तो नहीं देख रही। अब अमित की पत्नी उसकी भावनाओं को समझ गई। उसे खुद की गलती पर पछतावा भी था। कैरियर पर किया फोकस, सरप्राइज कैसे लगा? मैं निशब्द थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं। जब कभी भावनाओं में अभिव्यक्ति देने में जुबान असक्षम हो जाती तो आंखें इस काम को बेखूबी अंजाम देती। मेरी आंखें अविरल बहने लगी। तो ये तुम्हारी और मम्मी की मिली भगत थी ना? बट एनीवेज, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड।
बस उस दिन के बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपनी कला को अपने जुनून और कैरियर में बदल दिया। मैंने हॉबी क्लासेस शुरू कर दी। मेरी शुरुआत 2-3 बच्चों से हुई थी। बढ़ते बढ़ते ये संख्या 100 के पास आ गई। खाली समय में पेंटिंग बनाने लगी और बरसों से घुमड़ती मेरी भावनाओं को शब्दों का रूप देने के लिए मैंने एक किताब लिखनी शुरू कर दी। अगर आज मैं आत्मनिर्भर बन पाई, खुद की एक पहचान बना पाई, तो उसका श्रेय अमित को जाता है। नहीं तो मैं खुद अपने अंदर की खूबियों को कभी जान ही नहीं पाती। हम दोनों नितांत अलग व्यक्तित्व थे। वह आईफोन 10 की तरह स्मार्ट और फास्ट, जिसका कवरेज एरिया अनंत में फैला था, और मैं 90 के दशक का कॉर्डलेस फ़ोन, जिसका सिमटा हुआ सा कवरेज एरिया था। मैं स्वयं ही अपनी डिजिटल उपमा पर मुस्कुरा उठी। यह अमित की सोहबत और मोहब्बत थी। मैं जैसे भी उसे मुझे स्वीकार किया, हमेशा मेरी भावनाओं को समझा, खुद को मुझ में ढालने की कोशिश की। कभी मुझे बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरी कमियों को मेरी ताकत बनाया। हवा के तेज झोंके से, विंड चाइम की घंटियों की आवाज़ से मैं विचारों की दुनिया से बाहर लौट आई। एग्जीबिशन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सारी आइटम को फिनिशिंग टच देने में मुझे समय का पता ही नहीं चला। शाम गिरने को आई थी और अमित ऑफिस से लौटकर आ चुके थे। मैं बहुत खुश थी। उसे देखते ही मैं उसके गले से लग गई। यह सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। अब हम अमित और परी नहीं रह गए, एक दूसरे में गुथकर अप्रिमित बन गए। मैंने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। अमित ने अपनी बाहों के घेरे को थोड़ा और मजबूत कर लिया। मुझे लग रहा मैं उसमें, उसके एहसासों में, प्यार में सरोबार हो उसमें समाती चली जा रही हूँ। किसी ने सच ही तो कहा है, विवाह की सफलता इसी में है कि शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे की कमजोरियों को परे रख और एक दूसरे के लिए अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ही तो मैं और तुमसे हम बनते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी?